हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वीडियो री एग्जाम परीक्षा के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो भी आयोग ने अभी तक की परीक्षाओं में पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों का संकलन कर रहे हैं। और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था आधुनिक भारत का इतिहास जो इस समय लास्ट चल रहा है हमारा, उसमें विविध के अंतर्गत हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक की कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है। घटना और तारीख के घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जिस प्रकार से अभी तक की करते आए हैं। आई होप आप सभी को इन व्याख्या से, जो व्याख्या हम बताते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। उम्मीद तो यही करते हैं। बाकी आप सभी लोग हमें अवगत कराइएगा कमेंट के माध्यम से कि आप सभी लोग क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या के अंतर्गत पढ़िए, पॉइंट है दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई, तो दिसंबर 1911 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। जबकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1911 में इसकी घोषणा की गई थी राजधानी बनाने की, और उसको राजधानी बनाते बनाते 1 साल हो गया, यानी कि 1912 में यह जो घोषणा थी यह प्रभावी हुआ, अर्थात दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। ठीक, अब दूसरा चीज यहाँ पे यह ध्यान देना है, बाल गंगाधर तिलक भारत के महान राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग का गठन किया। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे कि यह जो होम रूल लीग की गठन पूना में किसने किया, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। और यदि यह चीज पूछा जाए कि मद्रास में होम रूल लीग का गठन किसने किया, तो वहां पे हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेनली आपको 2 पॉइंट सीखने को मिले। पहला कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई, तो आंसर हो जाएगा 1912 में, परंतु इसकी घोषणा जो है 1911 में ही कर दी गई थी। और दूसरा पॉइंट यह याद रखना है कि पूना में जो होम रूल लीग का गठन किया गया वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। ठीक, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 10 था उस पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, आयोग ने और क्या कहा है। अतः इस प्रश्न के विकल्प ए और सी सही उत्तर है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने इस प्रश्न को इनवैलिड घोषित किया था। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज है सही क्या गलत। तो दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी 1911 में। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में। और यहाँ पूछा क्या था कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इस चीज को अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत सी चीजें आपकी ऐसे ही सही होने लगेंगी। तो यहाँ पे भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनी थी। ठीक है, 1912 में बनी थी, तो इसका मतलब यह जो है मेल नहीं खाता है। और दूसरा, यह जो दूसरा पॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा 1917 में जो चंपारण अभियान शुरू किया, यह सही है। और तीसरा क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना किया 1914 में। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़े थे, देखिए 1916 में हम लोगों ने पढ़ा था कि होम रूल लीग का गठन पूना में किया था। तो यह आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यह भी गलत है। और आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में। ठीक, तो यह और दूसरा मतलब बी और डी आपका ऑप्शन सही है और ये गलत है और ए वाला गलत है। ठीक, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 11 पे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ 11 नंबर का क्वेश्चन है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो आप सभी का इसका आंसर पता है। उससे पहले हम लोग इसकी जो है व्याख्या पढ़ लें और जो अन्य तथ्य हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है दादा भाई नौरोजी ने
किया था। और इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह चीज ध्यान रखेंगे, वनडे एग्जाम परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी या किसी एक अन्य नाम जैसे CR दास। ठीक, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक, अब आगे क्या है, 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यानी कि यहाँ बताने का मतलब यह है, जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब कब किया, 1896 में और 1893 में और लास्ट जो है 1906, जो कि कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। कुछ यहाँ पे आंसर इसका देख लेते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक, अब यह चीज परीक्षा किस परीक्षा में पूछा गया, तो आप लोग देख लीजिए, युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी 2018 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। ठीक, अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए। आंसर देखने से पहले आप सभी लोग इसकी व्याख्या पढ़िए। हर एक क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ने से आपको उससे मिलते जुलते अन्य तथ्य पता होते हैं, और यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह जो व्याख्या आप लोग पढ़ेंगे इसमें आप सभी लोग उस चीज को क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे व्याख्या पढ़ते हैं। रास बिहारी बोस द्वारा वर्ष 1915 में जापान में बस गए, रास बिहारी बोस जो है 1915 में जापान में बस गए थे। ठीक, उन्होंने वर्ष 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1943 में सिंगापुर पहुंचे और उन्हें तुरंत लीग का प्रधान चुन लिया गया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो कहां पर किया था, 1943 में सिंगापुर में। ठीक, समझ में आ रहा है। और जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के उन सैनिकों को भर्ती कर लिया जो सिंगापुर तथा मलेशिया से अंग्रेजों के भागने के समय जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए। ठीक है, और थे भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का युद्ध नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अब इसका आंसर आप सभी लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक, 13 नंबर का क्वेश्चन है, डैश भारत में सामाजिक डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। ठीक, कौन 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 से यहाँ पे ऑप्शन दिया है ये आप लोग देखिए, सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय और आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है आनंद चरलू या महात्मा गांधी। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, बहुत अच्छी बात है, परंतु इससे मिलते जुलते अन्य तथ्य भी आप सभी लोग देख लें। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता जो थे राजा राम मोहन राय थे। 1823 में एडम्स के प्रेस अध्यादेश से प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हुआ। विरोध स्वरूप राजा राम मोहन राय ने कुछ अन्य लोगों के साथ उच्चतम न्यायालय में वाद दायर किए। ठीक, वर्ष 1927 के जूरी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद किया गया था। तो उसका राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें जो है राजा राम मोहन राय आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे तो डैश आंदोलन कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो अपने देश का निर्मित सामान और अन्य चीजें उपयोग करेगा जो देश में ही बनती है उसको कहेंगे स्वदेशी। यहाँ पे कॉमन सेंस से आप सभी लोग इसका राइट आंसर दे सकते थे। ठीक, तो इसको स्वदेशी आंदोलन कहा गया। और स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या रहा और अन्य तथ्य स्वदेशी आंदोलन से संबंधित आप सभी लोग व्याख्या में पढ़िए, आप सभी को अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो व्याख्या स्टार्ट करते हैं। देखिए व्याख्या में है, स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल था। इसका मतलब यह हुआ, जो स्वदेशी आंदोलन की रणनीति बनाई थी
भारतीयों ने, वह क्या था कि जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है बहिष्कार करना है, और जो अपने भारतीय प्रोडक्ट्स हैं तो उनका जो है उनको अपनाना शुरू करना है, जिससे उनकी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ठीक है, और इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना। इस यहाँ जो इन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई थी, वह उसका टारगेट यह था कि जो ब्रिटेन में माल बन रहा है उसका जो है पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना। मतलब कि यह हुआ, जो भारत में माल बन रहा था उसका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, जिससे जो है ब्रिटेन को आर्थिक नुकसान हो। ठीक है, आर्थिक हानि पहुंचाना, वह भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। ठीक है, इससे जो है भारत में जो बेरोजगारी का दर चरम सीमा पर थी, उससे जो है मुक्ति पाना भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। यह आंदोलन वर्ष 1905 से लेकर 1911 तक चला। देखिए, यह आंदोलन टोटल कुल 6 वर्षों तक की चला, जिसमें जो है कौन कौन से लोग इस आंदोलन में शामिल रहे, तो उनके नाम हैं अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक या जिन्हें बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय। ठीक, स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। तो इन सभी लोगों का नाम आप सब लोग याद रखिएगा, ये सभी लोग स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण यानी कि 1885 से 1905 भी कहा जाता है। तो इसको जो है मध्यम चरण कहा जाता था। अब इसको क्यों कहा जाता था, तो यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे मध्यम चरण क्यों कहते थे और कुल कितने चरण रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला रहा है प्रारंभिक चरण, जिसे उदारवादी चरण या मध्यम चरण भी कहते हैं। इसका कब से कब तक की काल रहा है, तो 1885 से 1905 तक की। और दूसरा है उग्रवादी चरण, जिसमें जो है 1905 से लेकर 1920 तक की जो रहा, और यहाँ पे जो है बहुत ही उग्र तरीके से आंदोलन चलाया गया। इसी कारण से इसे उग्रवादी आंदोलन या उग्रवादी चरण भी कहा गया, 1905 से 1920 तक की। और तीसरा है गांधीवादी चरण, जिसमें जो है पूर्णतः भारत को जो है स्वतंत्रता मिली थी। तो यह चीजें आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो इसका पहले व्याख्या पढ़ेंगे कि क्या नेतृत्व का क्या मतलब है। तो यहाँ पे नेतृत्व का बहुकारक सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है, जबकि परिवर्तनकारी नेतृत्व सिद्धांत का नया दृष्टिकोण है। इस अवधारणा का प्रतिपादन जेम्स मैकग्रेगर बंस ने किया है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिए, और बाकी इसका ज़्यादा हिस्ट्री से संबंधित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपकी जो है वीडियो एग्जाम जो 2016 में हुई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो आप सभी लोगों को पता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी ने दिया था। अब यहाँ पे जो है कब दिया था, यह चीज ध्यान रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी द्वारा दिया गया था, और इसका पहली बार प्रयोग जो है सरदार भगत सिंह ने किया था। वहां पे जब सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंके थे, उसके बाद में जो है इन्होंने सरदार भगत सिंह ने जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिस कारण से बहुत से लोग यह सोचते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, किसके द्वारा। तो यह जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था डायरेक्ट एक्शन डे। इसकी डेट आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो समाप्त होने से पहले आप सभी लोग यह जाने कि इसका आरंभ कब हुआ। तो इसका आरंभ हुआ 1914 में, और यह समाप्त हुआ 4 साल बाद यानी कि 1918 में। बट एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है, तो व्याख्या पढ़िए। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ, और जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया के निवेदन पर 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 में जो है यह लड़ाई लड़ी गई थी। और इसको जो है व्याख्या पढ़ेंगे, तो यह लड़ाई जो है कब समाप्त हुई, कब लड़ी हुई, तो इस चीजें यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी।
व्याख्या है भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई वर्ष 1965 में लड़ी गई थी। वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के हाजीपीर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया। ठीक, और आगे देखते हैं क्या है व्याख्या में। आगे है, कर लिया था, लेकिन 10 जनवरी 1966 को हुई ताशकंद घोषणा के अंतर्गत भारत ने इसे पाकिस्तान को वापस कर दिया। वर्तमान में यह क्षेत्र जो है पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। कौन सा? हाजीपीर वाला। क्वेश्चन नंबर 21 है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद व डिजाइनर कौन था? तो ये थे एडविन लुटियंस। ठीक है, अब इसका जो है व्याख्या पढ़ लीजिए कि यह जो है कब बनी और इसका जो है बनाया किसके द्वारा गया था। तो नई दिल्ली के मुख्य वास्तुविद व डिजाइनर ब्रिटेन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस थे। एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन की गई दिल्ली का उद्घाटन जो है 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। ज्ञातव्य है कि 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने के लिए घोषणा जॉर्ज पंचम ने की थी। इसके बाद 1912 से दिल्ली का निर्माण वास्तुकार लुटियंस के निर्देशन से प्रारंभ हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस मायने में है कि ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत से स्टूडेंट जो है इसको गलत करके आते हैं, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप सभी लोग गाना सुने होंगे। तो इसकी रचना किसने की थी? बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो इसकी रचना जो है सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। और यह व्याख्या आप सभी लोग पढ़ लीजिए कि उर्दू के प्रख्यात शायर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की, जो आज भी अगर आप सभी लोग पढ़ते होंगे या इसको सुनते होंगे तो आप सभी लोग बहुत ही भावुक हो जाते होंगे। ठीक है, तो प्रारंभ में ये महान राष्ट्रवादी थे, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए। यह भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे विविध सेक्शन, टेंशन ना लीजिए। आप सभी लोग बार बार यह कहते थे कि वीडियो बहुत छोटी बनाते हैं, उसका भी मैंने हल निकाल लिया है। हल यह है कि अब से जो है मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन हर एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज यह वीडियो जो है जीएस की यह लास्ट वीडियो होगी और कल से आप सभी लोग पॉलिटी की क्लासेस निरंतर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन जो है पीसीएस स्तर का है, यह पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी और 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें और यदि ऐसे ही पढ़ना चाहें तो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे उपलब्ध है, वहां से मिल जाएगी और आप सभी लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अब यहाँ पे आप सभी को पता हो गया होगा इसका आंसर कि जो है बंगाल विभाजन के विरोध के आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक, और अन्य तथ्य आप सभी के समक्ष हैं, जैसे कि बंगाल के विभाजन का निर्णय कब किया गया और बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ। यह सभी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के व्याख्या के माध्यम से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा था और यह क्वेश्चन देखिए व्याख्या से ही आया है कि 1911। ठीक, स्थानांतरित करने की घोषणा की थी परंतु 1912 में जो है इसकी राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन थे जो दत्तात्रेय जो आरएसएस के सदस्य भी थे? तो दत्तात्रेय, गोविंद एवं गोपाल जो है नाथूराम गोडसे के 3 भाई थे। ठीक, जो कि आरएसएस के सदस्य थे। ठीक, और गोडसे के पिता का नाम आप सभी को नहीं पता हो तो देख लीजिए। गोडसे के पिता का नाम था विनायक वामन राव गोडसे और माता का नाम था लक्ष्मी गोदावरी, जिन्हें कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 है, मैकमोहन रेखा चीनी के
चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो यह किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? शिमला में। ठीक, तो इसकी व्याख्या आप लोग देख लें। व्याख्या है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। यह एक फैक्ट है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडक्लिफ रेखा किनके मध्य स्थित है, तो आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। मैकमोहन रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ठीक, इसका आंसर जो भी स्टूडेंट कमेंट में देगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। ठीक है, इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 ईस्वी में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था, इसलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यद्यपि चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। ठीक है, तो यह एक अलग विषय है कि मान्यता देता है अथवा नहीं, परंतु आप सभी लोग यह ध्यान देंगे कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन। और किस प्रस्ताव के या किस संधि के बाद जो है यह रेखा हुई, तो शिमला संधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो यह न्यूयॉर्क नहीं, शिकागो की घटना थी, अमेरिका के शहर शिकागो में। अब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 28 और शायद यह लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं सेकंड लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डैश के प्रमुख थे। तो बलदेव सिंह जो है आपके रक्षा मंत्री थे, जो प्रथम सरकार बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे। इसका जो है अन्य जो तथ्य हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि रेल मंत्री कौन था और शिक्षा मंत्री कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे, फर्स्ट जो टर्म था इंडियन गवर्नमेंट का उसके अंतर्गत। तो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, जिसमें बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। यह बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है जहां भी पूछा गया है तो सिर्फ रक्षा मंत्री पर ही फोकस करके पूछा गया है, परंतु आप सभी लोग अन्य तथ्य भी ध्यान दें। जबकि सी राजगोपालाचारी जो है शिक्षा मंत्री थे, अरुणा आसफ अली जो है रेल मंत्री थी और लियाकत अली खां जो है वित्त मंत्री थे। तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी और रेल मंत्री अरुणा आसफ अली और वित्त मंत्री लियाकत अली खां। और अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है और यह लास्ट है क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और किया था वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और यहीं पे ही जो है महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी, और इसका जो है आप सभी लोग व्याख्या पढ़ लें। व्याख्या है, सूरत गुजरात के बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। बंबई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधीवादी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें समझने योग्य थी। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि पत्रिकाएं एवं पुस्तकें एवं उनके लेखक, और कौन सा है, हाँ, एक कला और संस्कृति, बस 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं। इसको भी अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम लोग जो है पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए, और जो भी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखते हैं उन्हें निश्चित ही इस चीज़ का लाभ मिलेगा। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगी पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं उनके लेखक पे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।